कनेक्शन इंटरप्ट हो गया था साथियों। हो रही थी तथागत गौतम बुद्ध के गृह त्याग की, शाक्य और कोलियों के बीच में रोहिणी नदी के जल को लेकर के बंटवारा होना था। और उसी बंटवारे को लेकर के शाक्यों ने यह तय किया, क्योंकि कोली लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इस बार नदी का पानी पहले हम लेंगे, तो कोलियों के विरुद्ध शाक्य संघ ने युद्ध छेड़ने का प्लान बनाया। और ऐसे में सिद्धार्थ गौतम उठ करके खड़े हुए और उन्होंने जो शब्द बोले वो बुद्ध और उनका धम्म में बाबा साहब लिखते हैं। सिद्धार्थ गौतम अपने स्थान पर खड़े हुए बोले, मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं कि युद्ध से किसी प्रश्न का समाधान नहीं होता। युद्ध छोड़ देने से हमारे उद्देश्य की पूर्ति नहीं होगी, इससे एक दूसरे युद्ध का बीजारोपण हो जाएगा। किसी की हत्या करने वाले को कोई दूसरा हत्या करने वाला मिल ही जाता है, जो किसी को जीतता है उसे दूसरा कोई जीतने वाला मिल ही जाता है, जो आदमी किसी को लूटता है उसे दूसरा कोई लूटने वाला मिल ही जाता है। और ऐसे में हम शाक्यों को कोलियों के विरुद्ध युद्ध के लिए जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शाक्य संघ उस समय इतना मजबूत था और शाक्यों की बात ना मान, शाक्य संघ की बात अगर कोई नहीं मानता था तो उसको या तो देश निकाला दे दिया जाता था, उसको परिव्राजक बनना पड़ता था, या फिर उसके पूरे घर परिवार की संपत्ति को जब्त कर लिया जाता था। ऐसे में जब सिद्धार्थ गौतम उठ करके खड़े हुए और शाक्य संघ की बात का विरोध किया तो उनके बहुत कम सपोर्टर, यानी बहुत कम उनके सहयोगी इस बात को सपोर्ट करने वाले मिले, और ज्यादातर लोगों ने उस बात को सपोर्ट किया कि हमें कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देना चाहिए। अब सिद्धार्थ गौतम के सामने यही बात आई कि आपने शाक्य संघ की बात नहीं मानी है तो आपके और आपके परिवार की पूरी संपत्ति जब्त कर लिया जाए। सिद्धार्थ गौतम को धक्का लगा, 1 मिनट के लिए उन्होंने सोचा और फिर उसके बाद इस बात को कहा कि ये निर्णय मेरा था, ये जो पक्ष था ये मेरा व्यक्तिगत था। ऐसे में मेरे परिवार को इसके दंड का भागी क्यों बनाया जाए? यदि मैंने शाक्य संघ की बात का उल्लंघन किया है, उनकी बात नहीं मानी है, तो दंड का भागी मैं केवल अकेला होऊंगा। मेरे परिवार को इससे विरत रखा जाए, इससे दूर रखा जाए। शाक्य संघ इस बात को मानने के लिए तैयार हो गया। उनको इस बात का डर था कि कौशल राजा जो है कहीं इस बात को जान गए कि सिद्धार्थ गौतम इस वजह से इस पानी की विवाद की वजह से उनको घर छोड़ना पड़ रहा है, तो उनको इस बात का डर भी था। तो सिद्धार्थ गौतम इस बात को भांप गए और उन्होंने ये कहा कि किसी को भी ये पता नहीं चलेगा, अगर आप मेरे परिवार की संपत्ति नहीं लेते तो किसी को भी पता नहीं चलेगा कि मैंने किस वजह से मैं परिव्राजक बना हूं, और मैं चुपचाप इस देश से बाहर चला जाऊंगा। जो विवाद हुआ पानी को लेकर के, उस पानी के विवाद में सिद्धार्थ गौतम ने जो सबसे महत्वपूर्ण बात रखी थी वो ये था कि कौन ज्यादा प्रेशियस है, यानी कौन ज्यादा मूल्यवान है, पानी ज्यादा मूल्यवान है कि खून ज्यादा मूल्यवान है? तो सभी लोगों ने कहा कि खून ज्यादा मूल्यवान है। तब सिद्धार्थ गौतम ने अपनी उसी चिंतनशीलता का परिचय देते हुए इस बात को रखा कि जब खून ज्यादा मूल्यवान है तो ये कहाँ की समझदारी है, ये कहाँ की अक्लमंदी है कि पानी के बंटवारे के लिए खून की नदियां बहाई जाएं, यानी खून बहाया जाए। और इस तरीके से सिद्धार्थ गौतम का जो तर्कपूर्ण विवेकपूर्ण जो बात थी, उस बात को शाक्य संघ सोचने को मजबूर हो गया। लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि शाक्य संघ के अपने नियम थे, उस नियम के विरुद्ध अगर कोई भी जाता था तो उसको शाक्य संघ दंडित करता था। और ऐसे में सिद्धार्थ गौतम को भी दंड का भागी बनना पड़ा, क्योंकि शाक्य संघ पूरे कोली के ऊपर लड़ाई करने के पूरे मूड बना चुके थे, पूरा मन बना चुके थे। अब बात आती है कि सिद्धार्थ गौतम ने गृह त्याग करने की ये वजह थी कि नदी के जल के बंटवारे को लेकर के शाक्यों और कोलियों में युद्ध होना था। सिद्धार्थ गौतम स्वीकार किया कि मैं परिव्राजक बनूंगा और मेरे घर की संपत्ति ना ली जाए। ऐसे में ये संदेशा महाराजा शुद्धोधन के पास, महाप्रजापति गौतमी के पास पहुंच गया। जब सिद्धार्थ गौतम भारी मन से घर आए, क्योंकि उनको इस बात का अंदाजा था कि मेरे माता पिता को इस बात का बहुत दुख लगेगा, महाराजा शुद्धोधन ने उनको इस बात को कन्विंस करने की, उनको मनाने की बहुत कोशिश की कि बेटा हम सब लोग यहाँ से इस पूरे जो है यहाँ से पूरा चले जाएंगे, शाक्य संघ का पूरा राज्य छोड़ करके हम दूसरे चले जाएंगे, महाराजा बिंबिसार की तरफ चले जाएंगे, मगध राज चले जाएंगे, लेकिन तुम अकेले परिव्राजक नहीं बनोगे क्योंकि तुम हमारे पुत्र हो, हमारे उत्तराधिकारी हो। महाराजा शुद्धोधन को सिद्धार्थ गौतम ने समझाया और उसके बाद महाप्रजापति गौतमी बहुत फूट फूट के रोने लगी और कहने लगी कि बेटा मैंने तुम्हारी परिवेश में तो कोई कमी की नहीं किसी तरीके से, तो तुम मुझे क्यों इस तरीके से छोड़ के जा रहे हो? तो सिद्धार्थ गौतम का तर्क था, माँ युद्ध करना क्षत्रिय का कर्तव्य है, और यदि
मैं युद्ध क्षेत्र में जाता और वहां पे जाके मैं मारा जाता, तब भी क्या तुम इसी तरीके से शोक करती? तो ये जो तर्क था, उस तर्क ने महाप्रजापति गौतमी को एकदम शून्य कर दिया, एकदम चुप करा दिया। और इस तरीके से सिद्धार्थ गौतम अपनी माता और पिता दोनों को मनाने में सफल रह गए कि उनका जो निर्णय था वो सर्वथा उचित था। अब बात आती है कि सिद्धार्थ गौतम के छोटा सा पुत्र था, दुधमुहा बच्चा था राहुल, और उनकी नई नवेली दुल्हन यशोधरा। अब यशोधरा का सामना सिद्धार्थ गौतम कैसे करते? बहुत सारी किताबों में इस बात को दिया जाता है कि सिद्धार्थ गौतम बिना जो है यशोधरा से मिले चले गए, जबकि ऐसा नहीं है, ये गलत है पूरी तरीके से। सिद्धार्थ गौतम गए यशोधरा से मिलने के लिए, और वो ये जानते थे कि यशोधरा बहुत असंयमित हो जाएगी, बहुत ज़्यादा जो है परेशान हो जाएगी। लेकिन जब सिद्धार्थ गौतम कमरे में पहुंचे, यशोधरा के कक्ष में पहुंचे, तो यशोधरा एक किनारे चुपचाप खड़ी हुई थी। और फिर सिद्धार्थ गौतम को देखते ही सिद्धार्थ गौतम ने उनसे कहा कि ऐसा ऐसा किया है। तो यशोधरा ने कहा कि आपके आने, हाँ, ये सिद्धार्थ गौतम कुछ भी नहीं बोले, चुपचाप खड़े थे। यशोधरा ने ही मौन तोड़ते हुए कहा कि सिद्धार्थ गौतम, मुझे पता चल गया है कि वहां पे शाक्यों की सभा में क्या हुआ। तो सिद्धार्थ गौतम को एकदम उम्मीद नहीं थी कि एकदम साधारण सी दिखने वाली यशोधरा, क्या वो इतनी विदुषी महिला है, इतनी विद्वान, इतनी संयमित है? इससे पहले सिद्धार्थ गौतम को कभी इस बात का आभास ही नहीं हुआ। और फिर आगे यशोधरा ने कहा कि सिद्धार्थ गौतम, आपकी जगह अगर मैं होती तो शायद मैं भी यही निर्णय लेती, इसलिए आपका निर्णय सर्वथा उचित है। मैं आपके इस निर्णय में आपके, सोचिए, एक छोटा सा दुधमुहा बच्चे को माँ लेकर के गोदी में अपने पति से बोल रही है कि जो आपका निर्णय है वो बिल्कुल उचित है, मैं भी आपके साथ परिव्राजक बन जाती, मैं भी आपके साथ देश छोड़ के चली जाती, लेकिन मेरे पास ये जिम्मेदारी, मेरे इस छोटे से दुधमुहे बच्चे, इस पुत्र राहुल की, आपके पुत्र राहुल को पालन पोषण करने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। तो मैं यहीं घर पर रह करके आपके माता पिता की सेवा करूंगी और आपके पुत्र को लालन पोषण करूंगी। आप बेफिक्र होकर के जाइए। और उसके बाद जो बात यशोधरा ने बोली, इसी बात की वजह से, ये बात जो यशोधरा ने इसके बाद बोली सिद्धार्थ गौतम को, यशोधरा से ज्यादा एक स्ट्रॉन्ग, यानी इससे ज्यादा मजबूत कैरेक्टर पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री में कोई भी महिला चरित्र इतना जबरदस्त, इतना मजबूत नहीं हमारे सामने आता, जितना मजबूती से यशोधरा ने सिद्धार्थ गौतम को यह बात बोली कि मैं भी आपके साथ चलती, लेकिन मेरे ऊपर पुत्र राहुल और आपके माता पिता को की देखभाल करने की जिम्मेदारी है, इसलिए मैं यहीं पर रह जाऊंगी, आप जाइए सिद्धार्थ गौतम। और फिर यशोधरा वो दमदार बात बोलती है और ये कहती है कि सिद्धार्थ, जब तुमने तय कर ही लिया है कि तुमको परिव्राजक बनना ही है, तो तुम जाओ। हे सिद्धार्थ, तुम जाओ और करके वापस आना तो किसी ऐसे नए पथ की खोज करके आना जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो। ये बात सुन करके सिद्धार्थ गौतम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो यशोधरा की तरफ इतने स्नेह की दृष्टि से देखने लगते हैं, इतना ज्यादा उनके मन में इतनी रेस्पेक्ट आ जाती है यशोधरा के प्रति कि आज तक वो कभी ये जान ही नहीं पाए कि जो जिस पत्नी के साथ वो इतना दिन, इतने साल बिताए, क्या वो पत्नी इतनी संयमी हो सकती है? क्या वो पत्नी इतनी विद्वान हो सकती है? क्या वो इतनी मजबूत हो सकती है?